नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे सुदामा पांडे धूमिल की साफ बयानी की कविता मोचीराम। यह है आपका चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहें। आपका सहयोग हमारे लिए परम आवश्यक है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का काव्यखंड, जिसका आज अंतिम पाठ है धूमिल की कविता मोचीराम। देखते हैं लेखक परिचय। श्री सुदामा पांडे धूमिल का जन्म सन 1936 ईस्वी को वाराणसी के खेवाली गांव में हुआ। आपने बड़े होकर आईटीआई वाराणसी से विद्युत में डिप्लोमा किया और बाद में वहीं अनुदेशक पद पर आपकी नियुक्ति हुई। 38 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रेन ट्यूमर हो जाने के कारण सन 1975 ईस्वी में आपकी मृत्यु हो गई। रचनाएं देखते हैं। काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तीनों ही बहुत अधिक प्रसिद्ध है। धूमिल समग्र 3 खंडों में भी इनका काव्य संग्रह है। लोकप्रिय कविताएं हैं मोचराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। इन्हें मरणोपरांत सन 1979 ईस्वी में सन 1979 ईस्वी में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखते हैं साहित्यिक योगदान। यह साहित्यिक है। धूमिल के काव्य में एक खास प्रकार का गवईपन, भदेसपन अर्थात बलगर या भद्दापन है, जो उनके व्यंग को धारदार और उनकी कविता को असरदार बनाता है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से समकालीन राजनीतिक परिवेश में रह रहे एक जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है। स्वतंत्रता के बाद के मोहभंग को प्रभावशाली ढंग से आपने अभिव्यक्त किया है। उनकी कविता आक्रोश का रूप धारण कर लेती है, जिसका माध्यम उन्होंने व्यंग को बनाया है। साठोत्तरी कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी हुई मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविताएं अलग से पहचानी जा सकती हैं। उनकी काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है। देखते हैं पाठ का परिचय। मोचीराम। प्रस्तुत कविता में धूमिल जी ने भाषा, जाति व पेशे के संबंध को बड़ी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया है। कवि जीवन जीने के लिए सही तर्क की बात करता है और गलत रास्ते पर चले गए मनुष्यों व समाज के सामने सही हकीकत लाने का प्रयास करता है। समाज में कई स्तरों पर विषमता देखने को मिलती है, जिसमें सबसे प्रमुख है जातिवाद। जातिवाद के जहर ने इस समाज की जड़ों को खोखला कर दिया है। कविता के माध्यम से कवि ने जूतों की मरम्मत करने वाले दलित वर्ग के एक पेशेवर व्यक्ति की बात कही है। लोग उसे किस तरह नीचा समझकर उसका अपमान करते हैं और स्वयं को उससे अधिक बुद्धिमान समझते हैं। उसकी निंदा करने के लिए उसे ताने मारे जाते हैं। कवि ने मोचीराम को अपने विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। कवि सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहता है कि हर आदमी को अपनी सीमा पता होना चाहिए। जैसे मोचीराम का काम है, वह अपने काम को बखूबी करता है, वैसे ही सभी को अपना काम करते हुए औरों को भी सम्मान देना चाहिए। कोई काम छोटा या जाति नीची नहीं होती। देखते हैं कविता। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षणभर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 1 के पाठ मोचीराम से उद्धृत है, जिसके रचयिता सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। इस कविता में कवि ने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया है। कवि द्वारा भाषा, जाति और व्यवसाय के संबंध को प्रामाणिकता के साथ व्यक्त किया गया है। देखते हैं व्याख्या। मोचीराम पुराने जूतों की मरम्मत करने वाला एक दलित व्यक्ति है, जो कवि धूमिल से अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहता है। मोचीराम के हाथ में जूतों की मरम्मत करने वाला एक उपकरण, जिसे रापी कहते हैं, वह है। वह उससे नजर उठाकर कवि को थोड़ी देर तक देखता है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वह कवि में कुछ ढूंढना चाह रहा है। कुछ देर टटोलने के बाद कोशिश करके वह कहता है, सच कहें बाबूजी, मेरी नज़र में ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। सभी आदमी मेरे लिए एक जैसे हैं। मेरे लिए तो हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो कि मेरे सामने खड़ा है।
जो मेरे द्वारा अपने जूतों की मरम्मत कराना चाहता है। इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। मैं सबको एक समान मानता हूँ, अर्थात उसके लिए तो वह एक जोड़ी जूता है। उसे किसी भी व्यक्ति में ऊंच नीच दिखाई नहीं देती। उसे तो उसमें अपने जीवन यापन का साधन दिखाई देता है। आगे है, और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। देखते हैं व्याख्या। आगे मोचीराम कहता है कि सभी व्यक्ति जो हैं वह वही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। वह जिस परिस्थिति में रह रहे हैं उसी में जिंदा हैं। जैसे जूतों का जितना साइज होता है वह उतना ही रहेगा, उसी प्रकार वह लोग भी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। ऐसे ही मुझे भी पता है कि मैं एक पेशेवर पुराने जूतों को मरम्मत करने वाला मोची हूँ। वह कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कोई आदमी है जिसे जूतों के लगने वाले जो जूतों में लगने वाले टांके की चोट पड़ती है। वे जूतों से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़ों की मार की तरह सहता है, लेकिन उसे सहना ही पड़ता है। आगे है, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। व्याख्या। मोचराम कहता है कि मेरे पास तरह तरह के लोग तरह तरह के जूते लेकर आते हैं। उन सभी की अपनी अलग अलग पहचान है। वे सब मेरे सामने चुप रहते हैं, फिर भी अपनी औकात व्यक्त करते हैं। उन सभी के स्वरूप और बनावट में विभिन्नता होती है। वैसे ही एक जूता छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। जूता एक थैली के समान होता है जिसे एक आदमी पहनता है, मगर इसका रूप अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस आशा में जीता है कि कभी हम भी नए जूते पहनेंगे। गरीब आदमी की उम्मीद तो इस पतंग की तरह है जो टेलीफोन के खंभे में उलझकर फंस गई है। वह सदैव इस आशा में रहता है कि वह जल्द ही इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह सोचकर ही वह सदैव कोशिश करता रहता है। आगे है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है। कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टाँकता हूँ और पैसे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। व्याख्या देखते हैं। मोशीराम मनी मन में सोचता है कि हे बाबूजी, जूते की मरम्मत पर पैसा खर्च मत करो। यह सोचते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है और वह भीतर ही भीतर कांप उठता है। उसके अंतर मन से आवाज़ आती है कि यह कैसा आदमी है जो अपनी मनुष्य जाति पर ही दुखी हो रहा है, जो जूते की हालत को न देख रहा है। उसमें कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ टाके न लगे हों। मोशीराम जूते को एक नए सिरे से जोड़ता है। छोटे छोटे टुकड़ों को समेटकर उसकी आंखें उसी में लगी जाती हैं। वह पेशे से जुड़े हुए उस आदमी को बड़ी मुश्किल से देख पाता है, अर्थात मोचीराम ने उसके माध्यम से विकृत होती सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। आगे है, एक जूता और है जिससे पैर को नाक कर और एक आदमी निकलता है। शहर को न वह अक्लमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती। ऐसे बद्दो उसे ऐसे बद्दो बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, वहां पीटो, घिस दो, आयशा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रूमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसोता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह कुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है।
अचानक चिढ़ कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ जाती है। देखते हैं व्याख्या। मोचीराम कहता है कि एक जूता और है जिसे पैरों में बांधकर एक आदमी घूमने निकलता है। वह ना तो बुद्धिमान लगता है और ना ही वक्त का पाबंद। उसकी आंखों में लालच है, उसके हाथों में घड़ी है, पर उसे कहीं जाना नहीं है। उसके चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी नजर आ रही है। वह ना तो कोई बनिया है और ना ही कोई फुटकर सामान बेचने वाला विसाती, लेकिन उसके तेवर हिटलर के नाती के समान है। वह सुबह जब काम कराने मोचीराम के पास आता है तो उसके नखरे ऐसे हैं कि मत पूछो। इसे काटो, उसे बांधो, इसको ठोक दो, यहाँ घिस दो, जूते को चमका दो, ऐसा बना दो, वैसा बना दो। वह सब यही करवाता रहता है। बड़ी गर्मी है कहकर रूमाल से हवा करता है। इस गर्मी के मौसम के नाम पर बुरी शक्ल बनाता है। सड़क पर आने जाने वाले लोगों को बंदर की तरह देखता है। अर्थ बस यही है कि घंटे भर उसे काम कराना है, परंतु जब मेहनताना देने की बात आती है तो वह साफ मना कर देता है। वह कहता है कि शरीफों को लूटते हो और कुछ सिक्के फेंक कर आगे अचानक चीख कर सड़क से जब वह उछल पड़ता है और एक तरफ की पटरी पर चढ़ जाता है। जब कोई मेहनत का पैसा नहीं देता तब एक चोट पैसे पर पड़ती है जो एक कील के समान कहीं दब कर रह गई थी, आज मौका पाकर उसकी उंगलियों में गड़ती है। आगे है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़ों की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुक्तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। देखते हैं व्याख्या। मोचीराम कहता है कि उस जूते सही करवाने वाले व्यक्ति की इस छोटी सोच पर मुझे तकलीफ जरूर होती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई गलतफहमी हो गई है। उसे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि मेरे पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कोई आदमी है जिसे जूते में लगने वाले टाके की चोट पड़ती है। वह जूतों से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़ों की मार की तरह सहता है, लेकिन उसे सहना ही पड़ता है। मोचीराम कहता है कि बाबूजी, सच बात तो यह है कि जीवन जीने के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य तो होता ही है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है। निरुद्देश जीवन के बाद राम नाम लिखा वस्त्र बेचकर या वेश्याओं की दलाली करके पैसे कमाना, इसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। यही वह जगह है जहां आदमी अपने पेशे को छोड़कर भीड़ में शामिल हो जाता है। ये पेशा है, पैसे नहीं है, पेशा। जो काम आदमी करता है पेशे को छोड़कर भीड़ में शामिल हो जाता है। यहाँ उसे लोगों की बातें सहनी पड़ती है, हर मौसम उसे सताता है। आप बसंत के मौसम को ही देखिए। बसंत के मौसम में दिन सुहावना होता है। बसंत एक पतली रस्सी की तरह दिन को काटता है। पेड़ों पर लगे लाल लाल पत्ते, हजारों फूल धूप में पकने व सिकने के लिए लटकते हैं। ऐसे ही मनुष्य की भी हालत होती है। आगे है, कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है, और यह चौंकाने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि या तू मोची नहीं, शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुंझलाते हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि काम को पूरी शिद्दत के साथ करने के बाद भी यदि कोई तीखी भाषा में सुना दे तो मन में दुख होता है। ऐसी स्थिति में जूते की मरम्मत करने वाले औजार के
को मुश्किल हो जाता है, हाथ और आंख का संयोग बिगड़ जाता है, मन काम करने से बार बार मना करता है, लगता है जैसे चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह बात आश्चर्य की है कि जिंदगी को किताबों के आधार पर नहीं मापा जा सकता। जो ऐसा करता है वह वास्तविकता को नहीं समझ पाता। इसका अर्थ यह नहीं कि वह वास्तविकता और अनुभव के बीच के रिश्ते को नहीं पहचानता। वह खून के या किसी घटिया अवसर पर अपनी कायरता का परिचय देता है। वह तो बड़ी आसानी से कह देता है कि तुम तो मोची नहीं शायर हो, लेकिन सच बात तो यह है कि वह एक बहुत ही दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। आगे देखते हैं। जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गणने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। देखते हैं व्याख्या। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि अगर वह सोचता है कि पेशा, यहाँ भी पैसा है, ये गलत लिख दिया, पेशा एक जाति है और भाषा किसी आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, तो वह गलत है। वास्तविकता यह है कि आग सभी को जलाती है, जीवन की सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। यह आग किसी को नहीं छोड़ती। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शब्दों का ज्ञान हो चुका है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अक्षरों के आगे अंधे बने हुए हैं। ऐसे लोग अन्याय को चुपचाप सहते हैं और भूख से डरते हैं, उन्हें पेट की आग सताती है। कवि कहता है कि मैं यह बात जानता हूं कि इनकार से भरी एक चीख और एक समझदार की चुप, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों की भविष्य बनाने में अपना अपना फर्ज निभाते हैं, दोनों ही भविष्य बनाने में अपना अपना फर्ज निभाते हैं। दोनों की शक्ति अपने अपने समय पर काम करती है। तो यह था आज का पाठ सुदामा पांडे धूमिल की साभ्यानी कविता मोचीराम। देखते हैं क्या था इसमें विशेष। पहला, कवि द्वारा सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। दूसरा, गरीबी को जूते के माध्यम से दिखाया गया है। तीसरा, उपदेशात्मक शैली में लिखी गई कविता है। चौथा, भाषा सरल और स्वाभाविक है। पांचवा, भाषा में व्यंग्यात्मकता है। छठा, उर्दू शब्दों की प्रधानता है। देखते हैं शब्दार्थ और टिप्पणियां। रापी अर्थात चमड़ा छिलने तराशने का एक औजार। पतियाए हुए अर्थात विश्वास किए हुए। नवैयत अर्थात किस्म तरह प्रकार। चकतियों अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पेचवर्क। नागकर अर्थात बांधकर। नामा अर्थात रुपया पैसा रकम। विसोता है अर्थात दुखी होता है, सोच में पड़ जाता है। नट जाना अर्थात नकार जाना या मना करना। राम नामी अर्थात राम नाम लिखा हुआ ओढ़ने का वस्त्र। तात अर्थात पतला धागा या पतली रस्सी। मूठ अर्थात हत्ता या बेंत। कमजात अर्थात ओछा या घटिया। तो यह था आपका चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हमने पढ़ी सुदामा पांडे धूमिल की साभ्यानी की कविता मोचीराम। यह हिंदी आप देखते हैं बहुत बार हिंदी टाइपिंग में त्रुटि हो जाती है, उसके लिए हमें क्षमा करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि शुद्धतम रूप में आपके सामने सारांश को प्रस्तुत करें, फिर भी मनुष्य हैं, गलती होती है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे अब भी और आगे के लिए भी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कुछ लंबा अवश्य है, कविता बहुत बड़ी थी। आप पढ़ें, ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और लोगों तक इसे अवश्य पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल पर जाकर आप अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं। अभी लगभग हमारी 45 से अधिक वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आप अपने छोटे भाइयों, बड़े भाइयों सबको यह वीडियो अवश्य दिखाएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।